गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो आज हम लोग सर कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस में भी अपन किसकी बात करेंगे? बायोलॉजी। देखो वैसे तो जनरल साइंस में ब्रॉडली अगर हम बात करें, तीन सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक बिल्कुल जनरल साइंस नहीं पढ़ी है, तो आप फिजिक्स स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक आध सवाल ही आएगा। अभी फोकस करिए सर बायोलॉजी वाले पार्ट पे, ठीक है? बायोलॉजी वाले पार्ट पे फोकस करिए। देखिए रोने वाली बात नहीं है, आप सिंपल आपको जो लेक्चर्स दिए गए हैं उनको पढ़िए, उनको रिवाइज करिए। कहीं नहीं समझ में आने पर डाउट पूछिए, ठीक है? हमें समझ में अगर कोई चीज नहीं आ रही तो इसलिए नहीं आ रही, उसमें कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा टर्म है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो उसके लिए आप डाउट पूछिए। और इतना करने के बाद फिर आपको सिंपली सर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है सर? पिंकी जी कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है इसकी, प्लस साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाता है, तो आप यूट्यूब पे कर लिया करिए ना। तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्यूशंस भी डेवलप करिए। चलिए, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जनरल साइंस में। केमिस्ट्री में भी हाल फिलहाल में देखा जाता है बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछना, अगर पूछते हैं तो बायोलॉजी से पूछते हैं। चलो सर एक बार प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली विद ओपन आई, नेकेड आई, माइक्रोस्कोप या नन ऑफ दीज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपको देखने हो तो सर क्या आप नेकेड आई से देख पाते हो? ये तो सर बिल्कुल ही मतलब सिंपल सवाल है, बिल्कुल सही बात है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज मेड बाय। वायरस की डिस्कवरी सर किसने की थी? इवानोस्की, बाइजर्निक, मिलर या स्टैनली? हाँ जी, वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? इवानोस्की। अगर वायरस की डिस्कवरी इवानोस्की की है तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है सर? लुइन हुक, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर या रॉबर्ट कोच? हाँ जी। अब देखो इनमें कुछ समझाने वाला तो नहीं है, अब करिए तो सर करिए, ये तो एज इट इज हमें याद रखने पड़ेंगे ये सारे टर्म्स। बैक्टीरिया की डिस्कवरी सर किसने करी है? हाँ, हुक वर्ड याद है? बहुत बढ़िया। हुक, सिर्फ हुक याद करने से काम नहीं चलेगा, रॉबर्ट हुक से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज लुइन हुक। हुक नहीं सर, लुइन हुक की बात करेंगे। सेल की डिस्कवरी नहीं पूछी है मैंने, ठीक है? रॉबर्ट हुक तब लगाते जब सेल डिस्कवरी पूछता है। यहाँ सेल की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो बैक्टीरिया किसने खोजा था? लुइन हुक ने। क्लियर है सर? इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के क्वेश्चन, इसको किसने डिस्कवर किया? ये एक वैरायटी है जो आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कर्ड इज सोर। जैसे सोर मतलब खट्टा, दही आपका खट्टा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दही में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो खट्टा होता है?
सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या नन ऑफ दीज? हाँ जी, बहुत टफ सवाल नहीं है। देखो कर्ड, दही, दही रिलेटेड है दूध से, और दूध से रिलेटेड वर्ड होता है लैक्टोज। ठीक है, दूध से रिलेटेड वर्ड होता है आपका लैक्टोज। जैसे आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं अपने आप को लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी वो दूध या दूध से बनी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो लैक्टोज दूध या दूध से बनी चीजों में आपको देखने को मिलेगा। तो दही में क्या मिलेगा? कर्ड में क्या है आपका? लैक्टिक एसिड। कर्ड में कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं सर, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं। उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलम। ठीक है, हाँ जी, लैक्टोबैसिलम। अगर कर्ड में पूछ ले, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे नेकेड आई से आपको दही सफेद ही दिखाई देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर आपने देख लिया तो शायद कभी दही नहीं खा पाएंगे, है ना? तो ऐसा भी कहा जाता है। तो दही में आपका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा मिलेगा? लैक्टोबैसिलम। ऑलराइट सर, अगले क्वेश्चन पे आइए। Which of the following microorganism cause disease like polio and chickenpox? देखो ह्यूमन डिसीज, ये तो मैं हमेशा कहता हूं, इस पे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो दो डिसीज दी गई है, जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स। वो पूछ रहा है बैक्टीरिया से होता है या एल्गी से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या वायरस से होता है सर? पोलियो और चिकन पॉक्स किससे होता है? चलो, करेक्ट आंसर है वायरस। मेरे को वायरस के नाम बताओ, पोलियो कौन से वायरस से होता है और चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस है? पोलियो के लिए आपको कोई पोलियो वायरस मिल जाएगा, चिकन पॉक्स के लिए बताओ आप कौन सा वायरस होता है? वेरियोला वेरिसेला कौन सा है सर? तो चिकन पॉक्स के लिए ध्यान रखेंगे वेरिसेला। ठीक है, तो वेरिसेला जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? चिकन पॉक्स से रिलेटेड है वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला ध्यान रखेंगे सर, चिकन पॉक्स बोले तो वेरिसेला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में किस चीज की कमी होती है सर? सेल वॉल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की, या राइबोसोम की? हाँ जी सर, बताइए जरा। ये जब आपका वो शुरू होता है, क्या कहते हैं, चैप्टर शुरू होता है सेल वाला, वहां मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ सेल की। दो तरह की सेल मैंने आपको बताई थी, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। एक कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। इनके बीच डिफरेंस किस चीज का था सर? इनके बीच डिफरेंस था न्यूक्लियस का। अगर विदाउट न्यूक्लियस है तो प्रोकैरियोटिक, और विद न्यूक्लियस है तो अपन ने क्या कहा था? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोले तो विदाउट न्यूक्लियस, और विद न्यूक्लियस अपन ने बोला था यूकैरियोटिक। तो यहां पर तो सर विदाउट न्यूक्लियस होता है, इसका एग्जाम्पल भी दिया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया को किस कैटेगरी का सेल बोलते हैं सर?
प्रोकैरियोटिक कैटेगरी का सेल बोलते हैं। क्लियर है? पिंकी जी यूकैरियोटिक नहीं होगा, ये प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सर। इबोला। इबोला क्या है सर? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगाई है? हाँ जी, इबोला क्या है सर? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगाई है? बिल्कुल। इबोला इज अ वायरस, ठीक है। इससे होने वाली बीमारी का नाम भी क्या है? इबोला। इबोला बीमारी में आप क्या पर्सन क्या फील करता है? पूरी बॉडी में फैटीग होगा, पेन होगा, ठीक है। आपका डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आई रेडनेस हो सकती है, ठीक है, फीवर हो सकता है। ये सारे आपके क्या है? सिम्टम्स होते हैं इबोला के। तो इबोला इज अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या सिर्फ बैक्टीरिया वायरस होते हैं, या फिर बैक्टीरिया वायरस माइक्रो एल्गी और फंगाई होते हैं, या फिर बैक्टीरिया वायरस माइक्रो एल्गी फंगाई और प्रोटोजोआ होते हैं, या फिर सारे एनिमल और प्लांट्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन एक तरीके से वो आपसे पूछता है, बताइए सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड होगा? जाहिर सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़े? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स तो सर वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि कितने एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो हम बिना माइक्रोस्कोप के देख लेते हैं। तो सिर्फ बैक्टीरिया वायरस के लिए हमें माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए। माइक्रो एल्गी है, फंगाई है, प्रोटोजुआ है, इनके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9, हम सबका फेवरेट, मशरूम क्या है सर? फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है? किस कैटेगरी में रखेंगे सर मशरूम को? बिल्कुल सर, मशरूम अपना क्या है? फंगस है, जाहिर सी बात है। फिर ह्यूमन डिसीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया? इसमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है? स्मॉल पॉक्स, मम्स, लेप्रोसी या अस्थमा? हाँ जी सर, इसमें कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है? स्मॉल पॉक्स, मम्स, लेप्रोसी या अस्थमा? बताइए जरा। हाँ जी सर।
और फिर बाकी सबका बताइए। अगर करेक्ट आंसर वैसे लेप्रोसी है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज का नाम क्या है सर? लेप्रोसी है। लेकिन बाकी सब भी बताइए, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? अगर स्मॉल पॉक्स और मम्स वायरस से हो रहे हैं तो कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स के लिए, जैसे चिकन पॉक्स में आपने क्या पढ़ा था? चिकन पॉक्स में वायरस का नाम क्या पढ़ा था? वेरिसेला, ठीक है। सी से चिकन, सी से चिकन पॉक्स, ठीक है, सी सी। तो स्मॉल पॉक्स के लिए क्या हो जाएगा? मिलता जुलता ही है सर। स्मॉल पॉक्स के लिए भी मिलता जुलता है, जो पिंकी जी पहले कह रहे थे आप, वेरियोला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है आपका? वेरियोला। लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया से हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। चलो, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है। इसके बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं अस्थमा होने के, मतलब लंग्स में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो आपका अस्थमा कहलाता है, ठीक है। तो कोई एज सच पैथोजन आप नाम नहीं ले पाएंगे, माइकोप्लाज्मा वगैरह कह दिया जाता है, लेकिन एज सच इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है ना। तो पैथोजेंस, वायरल नॉन वायरल दोनों ही पैथोजेंस अस्थमा आपका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्थमा में कोई स्पेसिफिक आपका नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, तो ये आपका 10 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। लहर जी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, कुछ क्लियरिटी आ रही है आपको? आपको ज्यादा डर था जनरल साइंस का? हाँ जी, तो कुछ क्लियरिटी आ रही है अब आपको रिगार्डिंग द क्वेश्चन? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर? ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया? ये तो अभी देख लिया सर, वायरस से होती है। इसके लिए भी मम्स वायरस, ये वेरियोला। दो बचे सर, आप मतलब ना ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये हो सकता है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास। ट्यूबरक्लोसिस, स्पेलिंग गलत है, सी यू नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर नहीं नहीं ठीक है, या फिर रेबीज। टीबी या फिर रेबीज, इन दो में से कोई एक होगा। तो बताइए क्या लग रहा है? ये वैसे आसान है। करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बैक्टीरिया बताइए। बिल्कुल, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम कह देते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। रेबीज भी एक वायरल डिसीज है। मम्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, रेबीज हो गए, ये सब क्या है? वायरल डिसीज है।
ये मम्स वायरस, ये वेरियोला वायरस और ये रेबीज वायरस, ठीक है। तो ये तीनों वायरल डिसीज हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, माइकोबैक्टीरियम। जो टाइफी वर्ड है चांदू जी, वो टाइफाइड के लिए लगेगा, ठीक है, वो टाइफाइड में लगेगा। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, सोरिंग ऑफ मिल्क अभी हमने देखा था किसकी वजह से हो रहा है सर, लैक्टिक एसिड, और वहां पर एक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है सर, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, बिल्कुल, या तो मैं आपको बता ही दिया था बैक्टीरिया का नाम, हाँ लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का नाम आपको बता दिया था, तो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। डिसीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज ड्यू टू, हाइड्रोफोबिया किसी एक बीमारी से मैंने रिलेट करके आपको बताया था। हाइड्रोफोबिया कब होता है, हाइड्रोफोबिया रेबीज में हो जाता है, जब कोई डॉग रेबीज से इन्फेक्ट होता है और वो किसी पर्सन को काट लेता है, तो उस पर्सन को रेबीज की बीमारी हो जाती है। रेबीज की बीमारी में काफी उसको तड़पन महसूस होगी और उसे पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो उसी को, पानी के डर को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। और रेबीज हम लोगों ने देख लिया है रेबीज वायरस से होता है, तो ये क्या है, एक वायरल डिसीज है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, वायरस, ठीक है। अभी आई थिंक दिल्ली का ही केस था, एक बच्चा था, उसको किसी डॉग ने काट लिया होगा, उसने अपने घर पे नहीं बताया। अब उसने अपने घर पे नहीं बताया, और फिर अभी कुछ टाइम बाद उसको रेबीज हो गया, वो बेचारा बच्चा फिर दर्द से तड़प तड़प के मरा है। तो काफी दर्दनाक घटना थी रेबीज की, अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। भारतीय संविधान के लिए एक सेशन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। भारतीय संविधान, देखिए जैक जी, आपका आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए ना, डिस्कस पॉलिटी के, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर डिटेल्ड कभी सेशन करना होगा, हाँ तो उस पर हम आगे क्लास कर लेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान से रिलेटेड, क्योंकि पूरा जो हमारा पॉलिटी है, पूरा जो हमारा पॉलिटी है वो भारतीय संविधान ही है सर, है ना। तो आपके हिसाब से अगर चले तो हम पूरा रिवीजन की बात कर रहे हैं कोर्स की। तो अभी कोर्स के रिवीजन में सबसे बेटर तरीका है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब जो आपको एग्जाम में याद रहने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन से याद रहने वाले हैं, ठीक है। तो संविधान से रिलेटेड तो अलग अलग एस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में लेक्चर चाहिए हो तो वो आप बता सकते हैं ना। बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलियस अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 15, द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, जो बैक्टीरियल सेल को अटैक करते हैं उनको क्या करते कहते हैं। सिंकम जी, लाइव क्लासेस फेसबुक पे ही होता है, फिर इसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो यूट्यूब में डाल दिया जाता है, ठीक है। जो ओपन टू ऑल वाला लाइव क्लासेस है वो फेसबुक में ही होता है। हाँ, जो हमारे जब आप एनरोलमेंट लेते हैं हमारे कोर्स में, तो वो क्लासेस आपको यूट्यूब पे अनलिस्ट मोड में, प्राइवेट मोड करके कराया जाता है। हिस्ट्री का कल से होगा सर, ठीक है, लास्ट के अब जो 2 दिन है वो हिस्ट्री चलेगा। वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं सर बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब मारने वाला, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे सर, बैक्टीरियोफेज। द वाटर ऑफ होली गंगेज इज प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जैसे एंशियंट टाइम से हम लोग मानते हैं कि गंगा जल को पवित्र मानते हैं, और माना जाता है गंगा जल से काफी बीमारियां दूर होती हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन पता करने के लिए गंगा जल पे रिसर्च की गई,
तो पता चला गंगा जल में कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो क्या लगता है क्या होगा सर गंगा जल में जो बैक्टीरिया को मार देता है? लहर जी, हमें मतलब बैक्टीरिया मारने, पूरा हाइड्रो पानी नहीं मारना, हाइड्रोफाइट्स नहीं कहेंगे हम इसको, कहेंगे बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो गंगा के पानी में कुछ स्पेशल बैक्टीरियोफेजेस देखने को मिलते हैं जो उस पानी को और ज्यादा पवित्र बना देते हैं। ठीक है सर, तो दैट इज द रीजन। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, द डिसीज एड्स इज कॉज्ड बाय। ये क्या है सर? एक बैक्टीरियल डिसीज है, फंगाई है, फंगल है, वायरल है, या प्रोटोजोअन डिसीज है? बताइए सर, जो एड्स है वो कैसी बीमारी है? बिल्कुल सर, ये वायरल डिसीज है। करेक्ट आंसर इज वायरस। एड्स की फुल फॉर्म बताइए, एड्स की फुल फॉर्म बताइए। और एड्स के लिए जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है वो वायरस का नाम, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है सर? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल जवाब दे जाता है। और इसका जो वायरस है HIV, HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस का नाम है। अब एक क्वेश्चन और वो आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड एड्स डे किस दिन होता है सर? डेज एंड डेट पे भी सर क्वेश्चन बनते हैं। भूलने रहने का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, भूलने की दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। आप में से कोई ऐसा है जो एक बार पढ़ के फिर एग्जाम दे आएगा, उसे याद रहेगा? कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब भूलते हैं। बस क्या होता है ना, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हमें ज्यादा होता है तो उसे हम ज्यादा रिटेन कर पाते हैं, किसी में कम होता है उसे कम रिटेन कर पाते हैं। लेकिन जब एग्जाम में हमारे सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं तो जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट हमें कम है, रिवीजन उनका हम ज्यादा करेंगे। तो सारा खेल सर रिवीजन का है। ठीक है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, उतना ही कम आप भूलेंगे। किस दिन होता है सर ये? 1 दिसंबर को होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 इसी से रिलेटेड है सर। HIV इज रिलेटेड टू, ऑब्वियसली बात है, एड्स से रिलेटेड है। द डिसीज एड्स स्प्रेड बाय, ठीक है, ये कंटेजियस डिसीज है। ठीक है, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कांटेक्ट आने में, जैसे एक प्रोमिनेंट रीजन है सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये डिसीज होती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी ये डिसीज फैल सकती है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी फैल सकती है। जैसे अगर किसी पर्सन को एड्स है, उसने अपना ब्लड किसी और पर्सन को दे दिया तो उसके थ्रू भी ये बीमारी आपकी फैल सकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मतलब जो ब्लेड्स होते हैं जो बार्बर्स यूज करते हैं, तो हम लोग ब्लेड क्यों चेंज करवाते हैं? क्योंकि मान लो उस ब्लेड से किसी पर्सन को कट लगा तो उसका ब्लड का कुछ हिस्सा उस ब्लेड पे आ गया, और वही ब्लेड अगर मान लो किसी और के लिए यूज हुआ तो ये जो हिस्सा है वो उस पर्सन के, अगर हल्का सा कट लगा तो उस पर्सन की बॉडी में ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ब्लेड इज वन ऑफ द रीजन। इसीलिए सिरिंज, आपका ब्लेड, ये लोग हम हमेशा चेंज करते हैं ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी तरह का इंफेक्शन ना फैले। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस?
इनमें से कौन सी डिसीज वायरस से होती है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलरा। तो दो की तो हमने बात कर ली। स्मॉल पॉक्स अभी मैंने बताया, ये आपका किससे होती है सर? अभी हमने देखा ये कौन से वायरस से होती है? वेरियोला से होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया स्मॉल पॉक्स। ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम। मलेरिया सर किससे होती है? कॉलरा किससे होती है? मलेरिया और कॉलरा का मेरे को बताइए। हाँ जी सर, मलेरिया किससे होती है? बिल्कुल, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होती है। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। इसको एक मच्छर लेके आता है, फीमेल एनाफ्लाइज। फीमेल एनाफ्लाइज एज ए वेक्टर काम करती है इस प्रोटोजोआ को ट्रांसफर करने में। ठीक है। अच्छा, मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं? ये मैंने बताया था आपको, ये एक्चुअली पूछ लेता है। बिल्कुल, क्विनिन, क्लोरोक्विनिन, या फिर मेन उसमें जो इंग्रेडिएंट है क्विनिन। तो क्विनिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। और ये क्विनिन किससे मिलता है? फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंगोना ट्री। ठीक है, एक सिंगोना ट्री होता है, उसकी पेड़ की छाल से ये क्विनिन आपको देखने को मिलेगा। उससे हमारा किसका ट्रीटमेंट चलता है सर? आपका मलेरिया का। ठीक है, तो मलेरिया में कभी कभी पूछ लेता है मलेरिया किससे ट्रीट होता है, या किस पेड़ की छाल से मलेरिया का ट्रीटमेंट बनाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। चलो, तो मलेरिया तो हो गया प्रोटोजोआ। कॉलरा, कॉलरा सर किससे होता है? कॉलरा सर किससे होता है? बैक्टीरियल है, फंगल है, प्रोटोजोअन है, कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है सर, कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलराई। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलराई। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे। द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाई। सेंस ऑफ बैलेंस, सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रम, या फिर स्पाइनल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था दो मेन कंपोनेंट है। एक तो आपका ब्रेन, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के मैंने तीन पार्ट बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर इनके फर्दर पार्ट्स थे। ठीक है,
सेरेब्रम कहाँ मिलेगा? फोर ब्रेन में। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम ये मिलता है फोर ब्रेन में। ये सेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हिंड ब्रेन में आपको मिलता है सेरिबेलम। तो हम लोग जो मतलब चल रहे हैं, चलते चलते गिरते नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होता है, जैसे शराब पी ली, चलते चलते लड़खड़ा के चलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग होश में रहते हैं तो हमारे पास एक सेंस ऑफ बैलेंस है, तो हम लड़खड़ाते नहीं है। तो हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम मौजूद है उसकी वजह से हमें सेंस ऑफ बैलेंस मिलता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। ये आपको मिलेगा हिंड ब्रेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका इसमें सेरिबेलम। तो जो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो शराबी लोग हैं वो लड़खड़ा के चलते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? उनका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया। तो कोई पीने से सेरिबेलम भी चढ़ जाती है सेरिबेलम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान है। कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन एंजाइम पे, हॉर्मोन्स पे, एपिडर्मिस पे या मेलानिन पे? ये वर्ड तो देखो, अगर एड वगैरह आप देखते होगे तो एड वाले बहुत सिखा दिए हैं ये, है ना। तो ये तो अगर मतलब लहर जी, ये तो आपको याद ही रहेगा। ये तो मतलब अगर थोड़ा बहुत भी क्रीम वगैरह का एड देख लो तो ये वर्ड रटा देते हैं वो लोग, कि थोड़ा सा उसको मतलब समझाने के लिए कि हाँ देखो हमारी फेयरनेस क्रीम इसलिए काम करेगी क्योंकि वो आपकी बॉडी के मेलानिन के इम्पैक्ट करती है। और मेलानिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आवर स्किन। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऐड देखोगे तो ये मेलानिन वर्ड तो आप सीख ही आओगे, ठीक है। तो कलर ऑफ स्किन किस पे डिपेंड करता है? हाँ, मेलानिन। नहीं, अब तो फेयर एंड लवली तो जिसका भी ऐड देखो, एक मेंस की फेयरनेस क्रीम के ऐड होते हैं उसमें तो और स्पेसिफिक फोकस करते हैं कि मर्दों का मेलानिन ज्यादा टफ होता है इसलिए उनको चाहिए फेयर लवली, नहीं उनको चाहिए फेयर एंड हैंडसम, है ना। ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑन मेलानिन। चलिए सर, अच्छा अभी एक क्वेश्चन आया था फायरमैन और मिनरल गार्ड में, ठीक है। अभी जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था आपका, फायरमैन मिनरल गार्ड का, उसमें क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? कोई बता सकता है? Which of the following is the largest organ of our body? नहीं, मेलानिन ज्यादा होने से कलर डार्क होता है लेयर जी। मेलानिन ज्यादा होने से कलर डार्क हो जाता है। Which of the following is the largest organ of our body? बिल्कुल। तो कई लोग इसमें लीवर लगा देते हैं जबकि करेक्ट आंसर है स्किन, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो अगर किसी की खाल उधेड़ी जाए तो लीवर के सामने कहाँ टिकेगा, मतलब लीवर कहाँ टिकेगा उसके सामने, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, करेक्ट आंसर होगा स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ये देखो क्वेश्चन आ भी गया, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये क्विज मैं कितने 2021 से हम लोग एज ए नॉर्थ ईस्ट पीएससी एक्टिव है, उससे एक साल पहले से अपन दूसरी कोचिंग में पढ़ाते थे। तो 3 साल से अपन ये क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सवाल डायरेक्ट उठ के आ गया था इस बार आपके फॉरेस्ट मिनरल गार्ड, फायरमैन और फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये आपका वो एग्जाम होने के बाद हमने अपनी क्विज में डाला था। ये क्वेश्चन आपका 3 साल से चलता आ रहा है। तो जो लोग क्विज लगा के गए होंगे उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा, बिना शुबा के उन्होंने करेक्ट आंसर लगाया होगा इसके, ठीक है। तो ये इस बात का सबूत है सर कि क्वेश्चन आप ही के नोट्स क्विजिस से आते हैं, ठीक है। तो बस आपको उस पर फोकस रखना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कई स्टूडेंट्स मेरे से पीडीएफ मांग रहे हैं कि सर आप जो क्विज करा रहे हो उसका पीडीएफ दे दो, और वो एनरोल्ड स्टूडेंट है,
तो आप एनरोल्ड हैं, आपको ऐप में सारा पीडीएफ क्विजेस प्रोवाइड किया गया है सर। आपने कभी जाने की तकलीफ भी नहीं की, आपने कभी देखा ही नहीं कि आपको क्विजेस दी गई हैं, आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। ऐसे एक नहीं, बहुत, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्विज अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं। तो सर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चंस ही नहीं लगा रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आपका सिलेक्शन होगा? ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से कमांड बनाइए, जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, जितना आपको पढ़ाया गया है उसको मजबूत करिए, और जिन्होंने करा है उनका अच्छा स्कोर भी आया है। ठीक है, चलो, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बोन, पैलक्स, स्कल या इनेमल, बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी जब पिछली बार यूडीसी एग्जाम में जब रिवीजन करा रहा था तब भी ये क्वेश्चन कराया था। तो बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है सर? इनेमल। इसमें कई लोग बोन या स्कल लगा आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत से लोग बोन या स्कल लगा देते हैं, जनरली हमें ऐसा फील होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 23, 24, अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द चांस है आप एग्जाम में इन्हें गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हार्डेस्ट पार्ट सर आपका क्या है? इनेमल है। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग फिसलते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। In an accident, a person's brain was injured due to which he could not regulate body temperature, hunger, and water balance. Which among the following parts of his brain was affected? मतलब भूख भूख लगना सर उसे भूल गया है, अब वो मतलब उसका कौन सा बॉडी पार्ट इंपैक्ट हुआ है? एनेमिल क्या होता है? जो आपका दांत होता है, ठीक है, आपके दांत की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे एनेमिल कहते हैं, और इसी से आपके दांतों को वाइटनेस भी मिलती है, इसी एनेमिल की वजह से। तो आपने डॉक्टर से सुना होगा कि सर मतलब दांत पीलापन आ रहा है तो डॉक्टर्स कहते हैं एनेमिल की कोटिंग करवा लो। ठीक है, तो जो दांत में सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी जो डिफेंस होती है कोटिंग की, तो आपका उसी को क्या कहते हैं? एनेमिल कहते हैं, इनेमिल कहते हैं। ठीक है, ठीक है सिंकम जी। हाँ, तो सब कुछ बंद हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या था? सेरिब्रम था, और क्या था सर आपका? सेरिबेलम तो अभी बताया था ना, किसमें बताया था? हाँ, सेरिबेलम तो हिंड ब्रेन में मैंने बताया था। इसमें सेरिब्रम मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है, और क्या मिल जाएगा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैलेमस आउटर सेंसेशन प्रोवाइड करता है, हाइपोथैलेमस इनर सेंसेशन प्रोवाइड करता है। यानी जैसे हमें भूख लगना, ठीक है, हंगर वर्ड पकड़ो, तो जैसे हमें भूख लगती है तो वो किसकी वजह से भूख लग रही है, हमें कौन बता रहा है सर? इनर सेंसेशन जो हमें देता है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम अभी हमने देखा था बॉडी को सेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, चलने फिरने का, तो ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। इसी तरह से जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ब्रेन की सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? तो ये हमारे ब्रेन के, आपने सुना होगा, दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है सर ये। ठीक है, ये जो बीच में कनेक्ट करने वाला टिश्यू है इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। आउटर सेंसेशन, जैसे मान लो हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कोई
टच कर दे वो हम फील कर पाते हैं, वो थैलेमस की वजह से। ठीक है, इसमें सुनने वाला और देखने वाला नहीं है, सुनने वाला और देखने वाले उनके अलग सेंसेशन हैं। ठीक है, चलिए, ऑल राइट सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। आरबीसीज बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन, हमारी जो बोन्स होती हैं उसके अंदर पाया जाता है बोन मैरो। ठीक है, बोन्स के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। जैसे अगर आप लोगों ने बोन मैरो, मैंने एक बार इमेज भी दिखाई थी। ठीक है, जो मतलब नली वगैरह आपने कभी देखी हो कोई, उसके अंदर जो गूदा होता है ना, तो वो गूदा सर क्या होता है? वो बोन मैरो होता है। ठीक है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल आप बोन मैरो में बनता है, ये तो ठीक है, लेकिन रेड या वाइट? तो रेड ब्लड सेल किस में बनेगी सर? आपका रेड बोन मैरो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम इज, एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? 1 किलो के आसपास होता है, 1 किलो के आसपास होता है, करीब करीब 1350 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज, 10 पेयर, 12 पेयर, 15 पेयर, या नन ऑफ दिस? स्पाइनल नर्व की कितने पेयर होते हैं? नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब नन ऑफ दीज नहीं हो सकता आंसर ना, नन ऑफ दीज भी हो सकता है आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, स्पाइनल नर्व के साथ 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, तो नन ऑफ दीज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये तो मैंने अभी बताया था, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैंने फैट सॉल्युबल याद कराए थे, फैट सॉल्युबल याद कराए थे, कीड़ा करके, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, ये कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। तो बचा कौन सा? विटामिन बी, विटामिन सी, ये है आपका वाटर सॉल्युबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं? तो ध्यान रखना सर, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है सर, चलिए फिर, तो सर जी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट करें। ठीक है, अब जो बचे क्वेश्चन है उनको आप इसी तरह से अटेम्प्ट करिए, इन केस अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं करे हैं, इसी तरीके से वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है सर,
और बायोलॉजी में जहां तक आपका सवाल है, तो बायोलॉजी में जो ह्यूमन डिसीज वाला टॉपिक है उस पे ज्यादा फोकस रखिए, और सेल वाला जो टॉपिक है उस पे फोकस रखिए। ठीक है। केमिस्ट्री में गैसेस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, जैसे लाफिंग गैस किसे कहते हैं, इस तरह से। और फिजिक्स में तो फिजिक्स केमिस्ट्री से वैसे ना के बराबर सवाल आते हैं। ठीक है, ना के बराबर सवाल आते हैं। तो फिजिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नहीं है वैसे तो, जो अगर आप एंड्रॉइड स्टूडेंट हो तो ऐप में अपलोडेड है ये क्विज। अगर आप नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो लिख लो 9990784642। ठीक है। फिजिक्स के लिए सर आप एसआई यूनिट वाले टॉपिक पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है। बाकी फिजिक्स से या तो कोई फेनोमेना पूछ लेते हैं, या फिर आपका फिजिक्स में आपका एसआई यूनिट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि एसआई यूनिट में भी ज्यादातर ये पावर, वर्क, हीट, इनकी एसआई यूनिट पूछते हैं ना। तो इस पे थोड़ा सा एसआई यूनिट एक बार पढ़ लेना। ठीक है। बाकी बायोलॉजी पे सर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लेना। अगर क्वेश्चंस बनते भी हैं जनरल साइंस के तो ज्यादातर आपके बायोलॉजी से बनते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, चलिए फिर तो आप रिवीजन मेंटेन करिएगा। ये क्लास कराने का पर्पस है कि आप लोग अगर सब्जेक्ट में थोड़ा सा डर लग रहा हो तो एक हिम्मत बन जाए आपकी, है ना। बाकी अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा सिलेबस आपको करा देंगे इतने कम टाइम में। अगर करा भी देंगे तो वो एक्चुअल में आपको लगेगा हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये क्लासेस कराने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जैसे आप लोग की हिम्मत बने सब्जेक्ट को लेकर। और अभी हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपका फ्राइडे और सैटरडे को मॉर्निंग 8 बजे मैं अनाउंस भी कर दूंगा, मॉर्निंग 8 बजे आपका क्लास होगा, वो आपका पवन सर क्लास लेंगे। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। पेपर अच्छे से देना, टेंशन मत लेना, जो होगा देखा जाएगा। आप जैसी भी तैयारी, पेपर अच्छे से दे के आना, पेपर मत छोड़ना। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है सर, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।